प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है रियल नंबर्स। और आज ये हमारा पहला लेक्चर है इस चैप्टर नंबर 1 का, यानी कि आज हम लोग पहली क्लास ले रहे हैं चैप्टर 1 की, क्लास 10 की। तो इस चैप्टर को जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ बेसिक बातें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आपसे कहें अगर कि किन्हीं नंबर सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाए, तो नंबर सिस्टम जो है क्लास 9th में हमने सबसे पहली बार पढ़ा था, और वहाँ पर ये जाना था कि जो रियल नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर्स हैं, जो नंबर्स रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, वो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होते हैं बच्चों, और वो प्रॉपर्टी होती है कि वो नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो नंबर हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद इरेशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर की दूसरी कैटेगरी है, जहाँ पर हम ये जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के आगे की बात है वो अब हम लोग क्लास 10th में कंटिन्यू करेंगे। वो जो नेक्स्ट चीज़ है वो सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, वो जानने से पहले, जो रियल नंबर्स है वो समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो ये लेमा वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो जो लेमा वर्ड है इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी प्रूवन एक स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर इस चीज़ को और अच्छे से जानना चाहते हो तो बस इतना जान लो कि लेमा सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि एक हमारे पास ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेप या स्टेटमेंट वी कैन प्रूव अनदर स्टेटमेंट। फिर आगे चलते हैं। अगली जो चीज़ आती है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जो ये यूक्लिड लिखा हुआ है, ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, और उन्होंने इस लेमा के बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो करता क्या है या वो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हैं A और B, तो A और B में अगर A जो है वो बड़ा है B से, है ना, A और B कोई दो इंटीजर्स हैं, A जो है वो B से बड़ा है, तो अगर हम A को B से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल रहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं A को B से डिवाइड करूँगा तो मान लो कि मुझे Q क्वोशिएंट मिल रहा है, क्योंकि ये इक्वल तो थे नहीं, ये बड़ा था, तो Q क्वोशिएंट मिला और R जो है वो रिमाइंडर मिला। तो यानी कि वही जो रूल हमने पहले से पढ़ रखा है, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम A इज इक्वल टू BQ प्लस R जान जाते हैं, जहाँ A जो है वो डिवाइडेंड होता है। ये A और B दो इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहाँ पर A B से बड़ा है। इन दैट सिचुएशन जब हम A को B से डिवाइड करते हैं तो A जो है B से डिवाइड होने पर Q हमें क्वोशिएंट और R हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो जो डिवाइडेंड इज इक्वल टू ये B जो है वो डिवाइजर है, और जो ये Q है वो क्वोशिएंट है, और प्यारे बच्चों जो ये R रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली बात है, यही बेसिकली है क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और A इज इक्वल टू BQ प्लस R में कंडीशन है कि जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा B से छोटी ही होगी, यानी कि R जो है वो B से हमेशा छोटा होगा, R कभी B से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होता है या फिर वो 0 से बड़ा होता है। तो दो कंडीशंस हम जान गए कि रिमाइंडर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, बट रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन b।
b से हमेशा छोटा होगा। इतनी चीजें हम समझ गए, ये दो चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। आफ्टर दैट फिर हम ये जान पाएंगे कि आगे की चीजें कैसे क्या होती हैं। अगली बात आती है एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम जो है वो एक वेल डिफाइंड सीरीज है स्टेप्स की, जो हमें ये एक मेथड प्रोवाइड करती है विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि किसी सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, वो स्टेप्स की सीरीज ही एल्गोरिथम कहलाती है। एल्गोरिथम का मतलब एक बार फिर समझेंगे कि जैसे हम आपसे कहें डिवाइड करने की बात, तो हम अगर मान लीजिए किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो हम 68 को डिवाइड कर रहे हैं और इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं 4 से। मान लीजिए कि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो प्यारे बच्चों 4 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, 4 बन जा 4, हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। इसके बाद हम यहाँ पर रोकेंगे नहीं, एक बार ये काम कर लिया, ये 8 को हमने नोट किया, तो अभी हमने ये देखा कि जो ये रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर यानी कि b से बड़ा है, और जो रिमाइंडर है वो कभी b से बड़ा नहीं हो सकता। आप देखिए यहाँ रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा, तो रिमाइंडर b से बड़ा नहीं हो सकता। तो वंस अगेन वी विल रिपीट द प्रीवियस स्टेप विच वी वाज टेकिंग टू गेट द आंसर। यानी कि अभी हमने जो ये 6 को डिवाइड करने के लिए, 4 से डिवाइड करने के लिए 1 टाइम टेबल पढ़ी थी, उसी स्टेप को हम दोबारा रिपीट करेंगे। यानी कि 4 7 जा 28, और ये इतना कर लेने के बाद ये रिमाइंडर 0 आता है। बच्चों अगर मान लो ये नंबर 68 ना होकर के 69 होता, लेट अस अज्यूम, तब भी हम यहाँ पर 28 के बजाय 29 लिखे होते, टेबल 4 7 जा 28 ही पढ़ा होता, लेकिन नीचे कितना बचता, 1 बचता। यानी कि जो हमने a इज इक्वल टू b2 प्लस आर वाली कंडीशन है, वो क्या यहाँ पर सही फिट बैठ रही है, आइए देख लेते हैं। a जो होता है वो डिवाइडेंड होता है यानी 69 है, b जो होता है प्यारे बच्चों वो क्वोशिएंट होता है, वो सॉरी ये डिवाइजर होता है, वो 4 है। q जो है वो क्वोशिएंट है यानी b का q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का 17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस r का मतलब रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 1। आइए चेक करते हैं, ये स्क्रीन पे आ रहा है, दिखाई दे रहा है। 69 इज इक्वल टू 17 4 जा 68 होता है प्लस 1, यानी कि 69 इज इक्वल टू 69। तो ये वेरीफाई हो गया कि हम जो ये लिखे थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये 100% सही वैल्यू देता है, या LHS इक्वल टू RHS को ये प्रूव करता है। हम आपसे कह रहे थे कि यहाँ पर जो काम हमने एक बार किया, फिर वही सेम काम हमने 2 बार किया। मान लो कि ये नंबर अगर 693 होता, तो हम क्या करते, तो हम ये 3 फिर से नोट करते, 4 की टेबल पढ़ते 3 टाइम्स, 4 3 जा 12 आता, फिर रिमाइंडर बचता। मतलब कहने का ये हुआ बच्चों कि जिस स्टेप को हम यहाँ एक बार लगा रहे थे, वही सेम स्टेप हमने दूसरी बार लगाया, वही सेम स्टेप हमने तीसरी बार लगाया, और हम वही करते करते एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी मेथड को फॉलो करके वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स का यूज करके अगर हम किसी सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो एल्गोरिथम कहलाती है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो एक टेक्निक है जो हमें किन्हीं 2 नंबर का HCF निकालना सिखाती है। आइए समझ लेते हैं कि ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये काम कैसे करती है। तो प्यारे बच्चों, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का किन्हीं 2 नंबर के लिए HCF निकालना कैसे संभव होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये हो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही लिखा होगा क्वेश्चन में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से किन्हीं 2 नंबर का, कोई भी 2 नंबर हमको दिए गए हैं,
मान लीजिए कोई दो नंबर, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड HCF ऑफ, किसका HCF 272 एंड और दूसरा जो नंबर है वो 1032 है ना। कोई भी दो नंबर दिए जाएंगे, उन दो नंबर का हमको HCF निकालना होगा। और कैसे निकालना होगा बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्यारे बच्चों, उन दो नंबर का HCF निकालना होता है हमें, जिनका उनमें से एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बड़े नंबर को पहले लिख लेंगे, यानी कि 1032 हम पहले लिख लेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे प्यारे बच्चों, हम 272 जो दूसरा नंबर है वो दूसरी तरफ लिख लेंगे। हमें करना क्या होता है कि इस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए। इक्वल नहीं हो सकता तो उससे थोड़ा कम बना रहे, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में 272 से 1032 को डिवाइड करवाते हैं। और बच्चों जब हम इसको डिवाइड करवा देते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि ये नंबर इससे कितने बार कटेगा। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये नंबर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा बच्चों, और 7 3 जा 21 का 1 आएगा, 7 3 जा 21 का 1 आएगा, 2 कैरी जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा। बच्चों हम इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगी तो 6 बच जाएगी, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगी तो 1 बच जाएगी, और यहाँ पर 10 में से 8 जाएगी तो 2 बच जाएगी, यानी कि 216 नीचे बच जाएगा। प्यारे बच्चों इसी चीज को हम दोबारा करेंगे, क्योंकि अब ये चीज जो नोट हो गई है इसको हम लिख सकते हैं 272 इंटू 3 और प्लस 216। बस इसी स्टेप में हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो वैल्यू, क्योंकि ये जो चीज आई है वो A इज इक्वल टू बी क्यू, बी इंटू क्यू मतलब बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखी हुई है। तो जो वैल्यू A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखी हुई है, इसी वैल्यू में जो ये 272 है वो यहाँ आ जाता है, यानी कि जो B होता है वो A बन जाता है, और बेटा जो R की वैल्यू है वो B की जगह आ जाती है, 216 यहाँ आ जाता है। हम जानते हैं कि 216 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वो 272 से ज्यादा ना हो जाए, तो बच्चों हम सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 216 1 जा 216 होता है, इसलिए इसमें से ये घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आएगा 272 और 216 का जो अंतर होता है, 12 में से 6 गई तो 6 में से 1 गई तो 5, यानी कि 56 बचता है। प्यारे बच्चों ये 216 हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 56 इंटू समथिंग करेंगे, और जब हम समथिंग कर रहे होंगे अगर 4 में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बच्चों हमको 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 56 इंटू 3 देख लेते हैं कितना होता है, 6 3 जा 18, 1 जाता है, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, यानी कि 168 बचता है। तो हम 216 में से 168 को माइनस कर देते हैं, 16 में से 8 जाता है तो 8 बचेगा बच्चों, और यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर तो 1 में से 1 वैसे 0 हो गया होगा, इसलिए 48 हम यहाँ लिख लेते हैं। बच्चों 56 इज इक्वल टू 48 इंटू समथिंग प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है 8 है, ये 48 बेटा यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 8 इंटू 6, क्योंकि 8 6 जा 48 तो रिमाइंडर 0। इस प्रक्रिया को हमें तब तक दोहराना है, इसको तब तक रिपीट करना है, तब तक इसको बार बार करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हम वहीं पर रुक जाएंगे और हम देखेंगे कि ये जो चीज लिखी हुई है, ये वाली लास्ट लाइन, वो A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है, इसमें जो B की वैल्यू होगी, जो B की वैल्यू होगी वो कितनी है, 8 के इक्वल हो रही है कंपैरिजन करने पे। तो जो B की वैल्यू होती है वही इन दोनों संख्याओं का HCF है। तो HCF किसका किसका बेटा, HCF ऑफ 272 एंड 1032 इज कितना है बेटा, वो दिया है 8 निकल करके आता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सवालों को हम ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं।
इसमें लिखा हुआ है अगले कॉन्सेप्ट में, हम मान लें कि अगर हमें 3 नंबर दे दिए जाए, अगर मान लिया कि हमें 3 नंबर दे दिए गए हों, मान लो कि कोई नंबर ए, कोई नंबर बी और कोई नंबर सी दे दिया गया है और हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि हम पहले किन्हीं 2 नंबर का HCF निकाल लेते हैं। इसी टेक्निक का यूज करके जो अभी हमने यूज की थी, इसी टेक्निक का यूज करके जब हम किन्हीं 2 नंबर का, मान लो कि हम ए और बी का HCF निकालते हैं और इन दोनों का जो HCF है वो मान लीजिए कि D आ जाता है, D कोई वैल्यू है, D इनका ए और बी का HCF आता है। तो अब जो HCF आया है वो, और जो ये तीसरी संख्या है, इन दोनों का एक साथ फिर से हम HCF ले लेंगे और इन दोनों का जो HCF है मान लेते हैं कि वो कोई संख्या E आती है। तो इसका मतलब है कि जो E आया है हमारे पास, वो E क्या है, E इज क्या है बेटा, HCF किसका किसका, ऑफ A, B एंड C। आप मेरी बात से सहमत हो, आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 नंबर का HCF निकालने के लिए पहले किन्हीं 2 नंबर का, जरूरी नहीं है कि पहले A और B का ही HCF लिया जाए, हम चाहें तो B और C का HCF भी ले सकते थे, पहले A और C का HCF भी ले सकते थे, जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पहले किन्हीं 2 नंबर का HCF लेना है बाय यूजिंग द सेम मेथड जो कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया था। उसके बाद फिर हम उन आए हुए HCF का तीसरे नंबर के साथ HCF ले लेंगे और HCF जो आएगा वो उन तीनों नंबर का HCF होगा। इतनी बात हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाती है बच्चों। आगे चलते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझते हैं, कुछ और बातें हमसे कही गई हैं उनको समझते हैं और हम फिर इसके बाद जो है आगे की चीजों को देखेंगे और समझेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे देते हैं, आप लोग कहीं क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि आपको इस प्रकार के सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन दे देते हैं, आपको HCF निकालना है, फाइंड द HCF ऑफ, यानी कि फाइंड HCF ऑफ 180, 252 और तीसरा जो नंबर है वो 324 है। बेटा कितना है 324, कैसे निकालना है वो बेटा निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। EDA का मतलब है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका यूज करके हम लोगों को HCF पता करना है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे इसका आंसर हमको निकाल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे तो हम उसका आंसर आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। अगली जो हमें चीज दिखाई दे रही है वो हमारी NCERT बुक की एक्सरसाइज है और जो एक्सरसाइज है उसमें 5 क्वेश्चन हैं और उन 5 क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर करके सभी लोग हमें आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंसर कितना आया है। तो शुरू करते हैं बच्चों NCERT की एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसको आज हम लोग समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया जाए, किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें हम लोगों को मिलेंगी, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें 2 नंबर दिए जाएंगे जिनका HCF फाइंड करना होगा। तो बच्चों, जो मेथड मैंने आपको जस्ट अभी पीछे बताया है वही मेथड हमें अप्लाई करना है, यानी कि हम उसी मेथड को अप्लाई करके ये पता लगा लेंगे कि इन दोनों का HCF कैसे निकलेगा। सिर्फ 2 संख्याएं दी गई हैं जिनका HCF निकालना है। HCF कैसे निकालना है वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आप सेम वही मेथड को अप्लाई कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप उस मेथड के थ्रू इसका आंसर आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, आपका समय खराब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेकिन जो है वो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और अभी आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे, जो सबसे पहले होते हैं यूनिट टेस्ट, इन यूनिट टेस्ट में
ये क्वेश्चन एक अहम भूमिका निभाता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है। ये शो कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो या तो 6q+1 की फॉर्म होती है, यानी कि या तो वो 6q+1 की फॉर्म होती है, या फिर वो 6q+3 की फॉर्म में होता है, या फिर वो 6q+5 की फॉर्म में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि so that any positive odd integer is of the form 6q+1, 6q+3 and 6q+5 where q is some integer। यहाँ पर q जो है वो किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह सवाल 2010, 2011 और 2012 तीनों साल पूछा गया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे और समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम 6 के साथ किसी भी नंबर q का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू, यहाँ पर q क्या है, q किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, q बता रहा है कि कोई इंटीजर है। तो हम प्यारे बच्चों ये कहना चाहते हैं आपसे कि जब इसका जो पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई होकर के जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी अ इवन वैल्यू। मैं आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूं, आप समझिएगा। मैं इस q की जगह अगर 1 डालता हूं, क्योंकि इंटीजर्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है बच्चों, और इंटीजर्स अगर बहुत अच्छे से मालूम है तो प्यारे बच्चों 6 1 जा 6 होता है। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 जा 12 होता है। अगर बच्चों में यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 जा 18 होता है। आप देखते जाइए, अगर मैं यहाँ 6 into 4 करूं तो प्यारे बच्चों 24 होता है। अगर मैं 6 into 5 करूं तो ये 30 हो जाएगा। इसी तरह से 6 into 6 करता हूं तो ये 36 हो जाएगा। 6 into 7 करता हूं तो ये 42 हो जाएगा। मैं इसी प्रकार से जब तक चलता जाऊंगा, लेकिन बच्चों हम लोगों को जो ये नंबर्स मिलेंगे, ये जो संख्याएं मिल रही हैं, ये सभी संख्याएं इवन संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर मतलब ऐसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया भाग हो जाती हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा था, ये बात बताने के पीछे जो मकसद था, जो कारण था, वो आपको अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा जब मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि प्यारे बच्चों उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। तो बच्चों हम अगर इस चीज को अभी पीछे समझे हैं, a इज इक्वल टू bq+r की फॉर्म में समझे हैं, यहाँ एक कंडीशन भी हम लोगों ने समझी है बच्चों। मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ स्पेस ज्यादा मिल सके, आप चीजों को साफ देख सकें। मतलब बच्चों कि a इज इक्वल टू bq+r जो होता है, यहाँ ये कंडीशन है कि जो r की वैल्यू होगी वो उस पर एक लिमिट है कि r की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 0 के और छोटी होनी चाहिए b से। मतलब प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू bq+r है, जहां r की वैल्यू b से छोटी है लेकिन 0 के या तो बराबर है या फिर 0 से बड़ी है। तो आप हमें एक बात बताइए कि अगर इस वैल्यू को हम इस वैल्यू को चाहे इस वैल्यू को अगर हम bq+r से कंपेयर करें, bq+r से कंपेयर करें, तो bq+r से कंपेयर करने पे यहां से हमको b इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। कितना मिलेगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। आगे हम लोगों को ये मालूम है कि अगर हम सबसे पहले b की वैल्यू को पता लगा लिए, अब हम मान लें कि कोई इंटीजर a है, लेट एनी इंटीजर a, और जब a को हम b से डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू ये वैल्यू bq+r आती है, जहां q कुछ क्वोशिएंट है, r कुछ रिमाइंडर है। इस वैल्यू को जब हमने इससे कंपेयर किया तो यहाँ पर हमने देखा, ये पाया कि जो b है वो 6 के इक्वल है। तो अगर बच्चों b की वैल्यू 6 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉसिबल रिमाइंडर से क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, वो हो सकते हैं बच्चों क्योंकि r की वैल्यू जो होती है वो b से छोटी होती है और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। तो 0 1 2 3 4 और ये 5, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है
कि हम यहाँ से जब b निकाल लेंगे तो हम पॉसिबल रिमाइंडर्स को जान जाएंगे। अब प्यारे बच्चों, अगर हमें पॉसिबल रिमाइंडर्स मालूम हो गए हैं, पता चल गए हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है, तो हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू b क्यू, मतलब b यहाँ कितना है 6 है, यानी कि 6q प्लस 0। बच्चों 6q प्लस 0 को मैं सिर्फ 6q लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अगर मैं आपसे कहूं r की वैल्यू मैं 1 डाल रहा हूं, अगर मैं r की वैल्यू को 1 डालूंगा तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि r इज इक्वल टू 2 डाल रहा हूं, तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 डालिएगा यहाँ। अगर r की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि r इज इक्वल टू 4 है, तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 होता है। अगर मैं कहूँ कि r इज इक्वल टू, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, r इज इक्वल टू 5 है, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो रहा होगा। प्यारे बच्चों, क्योंकि r की पॉसिबल वैल्यूज जो थी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 थी, मैंने सारी वैल्यूज को डाला और ये चेक किया कि तब a की वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है। तो प्यारे बच्चों, a की जो वैल्यू हमको मिल रही है बार बार, वो सारी की सारी वैल्यू हम देख रहे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और ये 6q प्लस 0, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 इस फॉर्म में मिल रही है। मैंने आपको भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो ये 6q है ये हमेशा इवन होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से कहें कि 6q है तो कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये 6q इवन होगा। 6q प्लस 1, इवन प्लस 1 मतलब प्यारे बच्चों ऑड होता है, और ऑड क्योंकि 6q था इवन प्लस 2 जब हम करेंगे तो हम वापस इवन पे पहुंच जाएंगे, और फिर अगर हम उसमें एक और जोड़ देंगे तो हम और जोड़ेंगे तो ऑड पे पहुंचेंगे, हम उसमें एक और जोड़ देंगे तो फिर इवन पे पहुंचेंगे। मतलब 3 में 1 जोड़ा होगा तभी तो 4 बना होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ देखें फिर से 1 जोड़ दिया तो यह संख्या भी हमको ऑड संख्या प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, हेंस इट इज क्लियर दैट, तो यहाँ क्या क्लियर हो गया, जो हम चाहते हैं वो क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है देख लेते हैं। हेंस इट इज क्लियर दैट, क्या पता चला कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और तीसरी जो संख्या है और कौन सी हो रही है, ये और कौन सी है ये 6q प्लस 5, ये सब क्या है, ये सारी संख्याएं ऑड हैं, बाकी सारी संख्याएं इवन हैं। तो प्यारे बच्चों, हमको यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 2 में, यही हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। आपको उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा। वो ट्रिक अगर आप लोग सीख जाएंगे तो फिर आपको प्रश्न को करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। क्या है वो ट्रिक, आइए देखते हैं। कि अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास कोई 2 नंबर है, एक नंबर है a और एक नंबर है b। a जो है वो b से बड़ा है, एक नंबर a है और एक नंबर b है बच्चों। a जो है वो b से बड़ा है, और अब हमें करना क्या है, हम ये चाहते हैं कि इन दोनों नंबर का HCF निकालना चाहते हैं। इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या चाहिए है, इन दोनों का HCF चाहिए है, और इन दोनों का बच्चों हमें LCM चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का HCF और LCM निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, वो क्या हो सकता है वो जानते हैं। तो HCF जो होगा, किन्हीं 2 नंबर का अगर हम HCF निकालें तो वो HCF या तो उन दोनों में से छोटे वाले नंबर के बराबर होता है, या फिर वो HCF b से यानी छोटे वाले नंबर से भी छोटा होता है। और अगर हम इनके LCM की बात करें तो या तो LCM जो होता है वो बड़े नंबर के बराबर होता है, और या फिर क्या होता है, जो बड़ा वाला नंबर है उससे भी बड़ा होता है, उससे भी बड़ा होता है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को हम आधार या बेस मान करके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझने और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
यह ट्रिक सिर्फ किन्हीं 2 नंबर पे नहीं, ये 3, 4, 5 जितने भी नंबर पे हम अप्लाई करना चाहें, ये ट्रिक जरूर काम करेगी। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टोटल 616 मेंबर्स हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी है, वो 616 है। और हम लोगों से कहा गया है इस क्वेश्चन में, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade, two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? 2 संख्याएं दी गई हैं, यानी कि 32 मेंबर्स के पीछे, यानी कि ऐसे 32 मेंबर्स हैं जिनके पीछे खड़े होकर के लाइन बना करके परेड करनी है। ऐसे 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को करने में आपको बहुत समय नहीं लगाना है, बहुत बार लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, बस एक बार पढ़ करके इतना जान लेना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो जो संख्या होगी वो इन संख्याओं से बड़ी होगी या फिर छोटी होगी। तो आप हमें एक बात बताएं कि जब हमारे पास टोटल मेंबर 616 है और उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर किसी संख्या को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि जो आने वाला नंबर होगा वो इन नंबर्स, इस बड़े वाले नंबर से छोटा होगा। और छोटा होगा तो छोटे के लिए हमें मालूम है कि कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो HCF का लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 99.9% क्वेश्चन में HCF और LCM से ही आंसर आता है। लेकिन बच्चों, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम LCM लें या फिर HCF लें। LCM और HCF के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस चीज को याद रखेंगे कि हमसे जो बात पूछी जा रही है वो बात हमें कहाँ की तरफ ले जा रही है, LCM की तरफ या HCF की तरफ। तो 616 मेंबर्स थे, 616 मेंबर्स थे, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना था। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि जो 2 ग्रुप होंगे वो 616 से छोटे होंगे और छोटे के लिए हम HCF लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इनका अगर हम HCF लेते हैं 616 एंड 32 का, तो वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करने में लगाई है। 616 is equal to 32 into something, 32 into something। ये करने के लिए थोड़ा सा अधिक समय लगता है, तो हम 616 को 32 से सीधा सीधा विभाजित करते हैं। 32 बन जा 32, क्योंकि 32 पूजा करते तो 64 ज्यादा हो जाता, इसलिए 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, आगे 6 लिख दिया जाएगा। अगर 32 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 होता है प्यारे बच्चों, जो कि इस संख्या से कहीं ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पर 9 करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई करके 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 9 3 जा 27 होता है, 27 + 1 28 होता है। प्यारे बच्चों, इसमें से घटाएंगे तो हमें नीचे 8 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम 616 को 32 गुना 8, 32 गुना 19 + 8 लिख सकते हैं। 32 गुना 19 + 8 लिख दिया हमने। अगले स्टेप में प्यारे बच्चों, इस संख्या को हम यहाँ ले आते हैं, और ये वाली जो संख्या है वो हम यहाँ ले आते हैं। इसका मतलब है कि अब हम 32 को बनाने के लिए 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें, तो हम जानते हैं कि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, और यहाँ भी 32 लिखा है, मतलब LHS RHS बराबर है, तो हमें 0 यहाँ 0 जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों, हम जानते हैं कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाए हम वहीं पर आकर के रुक जाते हैं प्यारे बच्चों, और उसी दशा में हम ये देखते हैं, उसी स्टेज पर हम ये देखते हैं कि जो B की वैल्यू है वो क्या है। यहाँ B की वैल्यू 8 है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा गया था। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे से सवाल हैं जिनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इनमें हमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। आइए बच्चों, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है ये शो करने के लिए कि
किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m की फॉर्म में होता है या फिर 3m+1 की फॉर्म में होता है। तो लेट कर लें, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम कोई पॉजिटिव इंटीजर बाई लेट कर लेते हैं एज डिविडेंड, इसको डिविडेंड मानते हैं। एंड हम इस वैल्यू को, अगर इस वैल्यू को BQ प्लस R से कंपेयर कर रहे हैं, इस वैल्यू को अगर हम BQ प्लस R से कंपेयर कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमें इसको करा लें, चाहे इसको 3m+0 लिख करके करवा लें, तो ये वैल्यू जो है वो हमको देती है B = 3 देती है। तो एंड 3 को क्या मान लिया एज डिवाइजर, 3 को डिवाइजर मान लिया। तो जब हमने इस बाई को डिवाइडेंट और 3 को डिवाइजर माना होगा तो आप एक बात बताइए, A = BQ प्लस R से y = 3Q प्लस R आया होगा, वेयर Q इज एनी क्वोशिएंट एंड R इज एनी रिमाइंडर। Q कोई क्वोशिएंट होगा और R कोई रिमाइंडर होगा। और यहाँ एक कंडीशन होती है कि R जो होता है वो छोटा होता है B से और बड़ा या बराबर होता है 0 के। और ये बात कैसे आई? बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने इस बात को यहाँ पर लिख दिया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने इस बात को यहाँ पर लिख दिया। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ B की वैल्यू जो है वो 3 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो जाएंगे? पॉसिबल, यहां मैं लिख देता हूं, सो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या क्या हो सकते हैं? जो रिमाइंडर होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा B से छोटा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो हम 0 लेते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, हम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसको 3 ले लेंगे तो ये B के बराबर हो जाएगा और ये केस पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1 और 2 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल रिमाइंडर नहीं होगा। अब हमें एक बात बताइए कि अगर हम इस y = 3Q प्लस R के बराबर रख लिए तो R की वैल्यू 0, 1 और 2 हो गई, तो 3 ही तो पॉसिबल केस बने। एक तो बन गया 3Q प्लस 0, एक बन गया 3Q प्लस 1 और एक बन गया 3Q प्लस 2। यानी कि हमें तीनों केसेस को अगर उठा करके देखें तो क्या हो जाएगा? नाउ इफ R = हमने मान लीजिए 0 रख दिया तो y = कितना हो जाएगा ना, मैं यही लिख देता हूं, देन y = 3Q प्लस 0। और अगर मैं R की जगह 1 रख दूं तो इसका मतलब क्या है? y = 3Q प्लस 1 हो जाएगा। और अगर मैं प्यारे बच्चों R की जगह 2 रख दूं तो इसका मतलब क्या है? y = 3Q प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इस बात का मूलतः मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 पॉसिबल केसेस हो गए। ये केस नंबर 1 है, मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं, ये 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर आपसे मैं कहूं, क्योंकि लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो कि स्क्वायर की बात की जा रही है, स्क्वायर की बात की जा रही है तो हम तीनों का स्क्वायर कराएंगे। ऑन स्क्वायरिंग मैं किसका स्क्वायर करता हूं? इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करता हूं, तो ये क्या बनेगा? बाई, क्योंकि स्क्वायरिंग तो बोथ साइड होगी, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन का अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो LHS एज वेल एज RHS दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3Q का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 3Q प्लस 0 का मतलब ही 3Q होता है। तो इसको हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 3 अलग करके 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अगर हम 3Q स्क्वायर को किसी इंटीजर m के बराबर मान लें तो ये क्या बन जाएगा? 3m बन जाएगा, जहां पर वेयर जो हम m को डिफाइन कर रहे हैं वो 3Q स्क्वायर से कर रहे हैं। तो आप समझ पाए y स्क्वायर इज इक्वल टू 3m कब? जब हमने m बराबर 3Q स्क्वायर मान लिया तब। समझते जाइएगा बात को।
जगह कम है, मैं इसी में पार्टीशन कर देता हूं। यहाँ पर मैं लिख दूं अगर ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2, मैं स्क्वायरिंग कर दूं इक्वेशन नंबर 2 की, तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 22, मैं यहाँ से दिखा दूंगा आपको, इसको देखिए, तो 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 22 स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिए, वो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6q, तो हो गया ये 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो गया, यानी कि 22 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1 हो गया, यानी 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू को अगर मैं m मान लूं तो 3m प्लस 1 बन गया। मैं यहाँ पर m को डिफाइन कर देता हूँ, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑन स्क्वायरिंग, अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 3। जब हम इक्वेशन नंबर 3 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बनेगा, इस इक्वेशन नंबर 3 ये है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो ये बनेगा 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 3q और प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर, ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर से खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6q और प्लस b स्क्वायर मतलब 4, यानी 22 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q और 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। हम यहाँ से इन तीनों टर्मों में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया प्यारे बच्चों, तो यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 और ये प्लस 1। अगर हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को m मान लें तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा, जहां पे हम m को डिफाइन कर देंगे, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, है ना। तो अब हम एक बात समझ पाए कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो या तो 3m की फॉर्म होगी या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म होगी, जहां m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमने क्या किया, दिखा दिया यहाँ पर, जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, क्योंकि 3 ही केस हो सकते थे 1 2 और 3, जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3m, जब सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर किया तो स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3m प्लस 1, और जब तीसरी इक्वेशन का स्क्वायर किया तो 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यानी कि यहाँ पर ये क्लियर होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m की फॉर्म है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म है। तो इसी तरह से इस एक्सरसाइज का एक 5th पार्ट और है, जिसमें ये स्क्वायरिंग की जगह पर वो क्यूबिंग वर्ड का यूज किया गया है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा एक बार, वहां पे a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी शायद, तो a प्लस बी का होल क्यूब हमें याद है, हमने पढ़ा है, तो हम उसी का यूज करके उस क्वेश्चन को बना लेंगे। बच्चों अगर उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी अगली वीडियो में हम लोग लेकर के आ रहे हैं नया कॉन्सेप्ट है, और जो नया कॉन्सेप्ट है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अगले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे और ये देखेंगे उसमें कि कैसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके नंबर के प्राइम फैक्टर करके उनके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। तब तक आप लोग इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, इसके एग्जाम्पल